तो अपना जो टॉपिक निकला है वो है कि विलय विलायक किसको कहते हैं और भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन किस प्रकार का होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि सांद्रता के आधार पर विलयन किस प्रकार का होता है। तो सांद्रता एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है। सांद्रता जैसा कि मात्रा को दर्शाती है कि विलेय पदार्थ की मात्रा निश्चित आयतन के विलयन या विलायक में कितनी है, वह सांद्रता कहलाती है। निश्चित मात्रा जो विलेय की होती है वो विलयन या विलायक में कितनी है, उसको हम लोग सांद्रता कहते हैं। और इस सांद्रता की टर्म को हम लोग विलेयता के रूप में भी समझ सकते हैं। एक शब्द हम लोग और यहाँ पर देख लेते हैं, विलेयता। तो विलेयता का मतलब जिसके आधार पर हम लोग संतृप्त, असंतृप्त या अतिसंतृप्त विलयन हम लोग बनाएंगे। तो विलेयता एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं क्षमता, कि विलेय पदार्थ की क्षमता कितनी है, विलायक की क्षमता कितनी है विलेय पदार्थ को घोलने की, उस क्षमता को हम लोग विलेयता कहते हैं। विलेयता विलायक की विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता को हम लोग विलेयता कहते हैं। और उस विलेयता के आधार पर विलयन जो रहते हैं वो 3 प्रकार के रहते हैं। उस विलेयता के आधार पर विलयनों को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब ऐसे विलयन जिसके अंदर विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ जो जिसके अंदर वह घुलता है, उस विलायक की विलेयता के बराबर अगर कोई विलेय पदार्थ अगर घुला हुआ है तो उस विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। कब कहेंगे? जब विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की घोलने की क्षमता के बराबर घुल जाएगी, तब ऐसा विलयन जो रहता है वह संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन, जैसे सपोज एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल है कि अगर हमने 100 ml पानी ले रखा और 100 ml पानी के अंदर 80 ग्राम तक हम लोग शक्कर घोल सकते हैं। ये शक्कर हम लोग घोल रहे हैं, तो इस 100 ग्राम पानी की क्षमता 80 ग्राम शक्कर को घोलने की है। तो ये जो क्षमता है इसकी, ये क्षमता कहलाती है इसके अंदर इसकी विलेयता। ये हो गई विलेयता। अब इस विलेयता के बराबर अगर आप लोगों ने शक्कर घोल दी इसके अंदर, 80 ग्राम शक्कर अगर हम लोगों ने घोल रखी है 100 ग्राम पानी के अंदर या 100 ml पानी के अंदर, तो ये विलयन जो बनता है ये विलयन संतृप्त विलयन बनता है, क्योंकि उसकी क्षमता जो थी उसके बराबर उसको विलेय पदार्थ मिल चुका है। तो ये विलयन बनता है संतृप्त विलयन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। जैसा कि इससे पता चल गया कि विलेय पदार्थ की विलायक की विलेयता से अगर विलेय पदार्थ क्या होगा, कम घुला रहेगा। तो कम अगर घुलता है तो उसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त विलयन, क्योंकि वहां पर विलायक जो था 100 ml उसकी क्षमता 80 ग्राम थी, लेकिन उसके अंदर अगर आपने कम घोल रखा, मतलब वहां पर अगर आपने 10 ग्राम घोल रखा है, 10 घोल रखा है, इवन 40, 50, इवन अगर आप लोगों ने इसको 79 तक भी घोल रखा है, तो भी वह असंतृप्त विलयन में आएगा, क्योंकि अभी उसको और कुछ घोलने की क्षमता है, इसलिए उसको हम लोग असंतृप्त विलयन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और तीसरे प्रकार का जो विलयन बनता है वो बनता है अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन का मतलब होता है विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता से भी अधिक घुल जाए। ये कैसे संभव होगा? जबकि उसके लिए हमने पहले से पढ़ लिया है कि वो 80 ग्राम की ही क्षमता है, 100 ml की 80 ग्राम की क्षमता है, तो 80 ग्राम ही घोल पाएगा। तो फिर ये 80 से ज्यादा कैसे घोलना है? तो 80 से ज्यादा घोलने के लिए हम लोगों को बाहर से कुछ प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों को इसको तापमान देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस विलायक को तापमान देते हैं तो इसके अंदर विलेय पदार्थ की और एडिशनल मात्रा जुड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कि इसकी क्षमता 20-80 की थी, हम लोग सपोज कि 5 ग्राम और अगर इसके अंदर अगर हम लोग शक्कर घोल देते हैं तो ऐसा विलयन जो बनता है वो विलयन कहलाता है अतिसंतृप्त विलयन, क्योंकि इसके अंदर इसकी क्षमता से भी ज्यादा विलेय पदार्थ यहाँ पर घुल चुका है। तो ऐसी स्थिति में जब विलयन बनता है तो ये विलयन शर्त पर बनता है, ये यूं ही नहीं बनता है, क्योंकि इसकी शर्त क्या रहेगी? इसकी शर्त रहेगी ताप बढ़ाकर। तो ताप बढ़ाकर अगर हम लोग इसके अंदर विलेय पदार्थ को और घोलते हैं तो ऐसा विलयन कहलाएगा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन का ध्यान रखना, वापस जब अपना मूल टेम्परेचर आएगा तो मूल टेम्परेचर पर एक्सेस में जितना भी इसका मटेरियल घुला हुआ है वह वापस निकाल देगा और इसके संतृप्त विलयन तक का मेटर इसके अंदर घोला रहेगा, विलेय पदार्थ इसके अंदर घुला रहेगा। जैसा कि हम लोग चाशनी बनाते हैं, तो चाशनी बनाते समय हम लोग देखते हैं कि एक धीरे धीरे उसके अंदर ताप बढ़ाकर पानी के अंदर शक्कर को घोलते जाते हैं, एक निश्चित मात्रा उसके अंदर घुल जाती है, और अगर नहीं घुलती तो और तापमान बढ़ा के उसको घोल तो देते हैं। तो जब घोल देते हैं तो जब चाशनी घुली हुई रहती तब हम लोग उसको
कहेंगे कि वह अति संतृप्त विलयन रहता है। लेकिन जैसे ही चाशनी ठंडी होती है, रूम टेम्परेचर पर जैसे आती है, तो उसमें एक्सेस मिनरल की जितनी भी शक्कर रहती है उसका वापस क्रिस्टलीकरण हो जाता है और उसकी सतह के ऊपर हमें ठोस पदार्थ के रूप में शक्कर वापस मिल जाती है। तो वह जो ठोस पदार्थ के रूप में मिली हुई है वह अति संतृप्त के बाद में घुली हुई उसकी शक्कर थी, तो वह बाहर वापस निकल सकती है। इसके साथ में दो और टर्म हम लोगों को पढ़नी रहती है, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन। तो तनु विलयन जो रहता है, तनु का मतलब होता है ये विलेयता की कंडीशन के ऊपर नहीं है, ये तुलनात्मक अध्ययन होता है। जब विलयन के अंदर विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसको हम लोग तनु कहते हैं, और जब अधिक होती है तो हम उसको सांद्र कहते हैं। लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन होता है, दो विलयन कभी भी एक दूसरे के सापेक्ष तनु और सांद्र हो सकते हैं। जैसे कि अगर अपनों ने 5 ग्राम 100 ml के अंदर घोल रखा है और दूसरा विलयन जो है उसके अंदर हम लोगों ने अगर 10 ग्राम विलेय पदार्थ को घोल रखा है, तो इसकी तुलना में ये सांद्र। और अगर हम लोगों ने 15 ग्राम कर दिया, 10 ग्राम की बजाय 15 ग्राम कर दिया 100 ml के अंदर ही, तो ये 10 वाला जो है 15 के सापेक्ष क्या हो गया, तनु हो गया। तो तनु और सांद्र एक दूसरे के तुलनात्मक होते हैं। हालांकि विलयन बनाते समय सांद्र का मतलब होता है कि उसको लगभग विलेय पदार्थ को लगभग उसके संतृप्त विलयन के बराबर अगर हम लोग बोलते हैं, संतृप्त विलयन के बराबर, तो वह सांद्र विलयन की कैटेगरी में आते हैं। जो हम लोग विलयन बनाते हैं उस समय इसको संतृप्त विलयन के बराबर बोलना होता है। लेकिन जब तनु की और सांद्र की तुलना की जाती है तो वो एक दूसरे की होती है। जब कम मात्रा होती है तो वो तनु होता है और अधिक मात्रा होती है तो उसको हम लोग सांद्र विलयन कहते हैं। इसके आधार पर आपको हमारा जो अगला टॉपिक है कि सांद्रता की इकाइयां, तो सांद्रता की इकाइयां भी हम लोग देख लेते हैं कि सांद्रता की इकाइयां क्या रहती है। पॉज कर।